हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर हम किसी सेल को स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है। द सेल इज एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो अब पहले हम बात करेंगे जो स्लाइड है उसकी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो आपको 3 या 4 फीचर इनके याद रखने हैं जो आपके टेक्सचर बुक के अंदर होंगे, तो वही हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लाइड की कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो मैं सिंपल अगर समझाऊँ कि ये करेगी क्या, नेचुरल सी बात है, जो सबसे बाहर वाला कवर होता है वो प्रोटेक्शन ही देता है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ताकि कोई भी चीज बाहर के अंदर एंटर ना कर जाए विदाउट परमिशन। परमिशन होगी तो वो अंदर जाने देगी, ऐसा नहीं है कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगी। जो चीज चाहिए काम की तो वो अंदर जाएगी और जो नहीं चाहिए वो बाहर चली जाएगी। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो देख लिया अपने फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, सेल की, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। आ गया ना वही बात, सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं। नेचुरल बात है बच्चा, आप खुद सोचो, आपने अपने घर में एक गार्ड रखा हुआ है, गेट कीपर रखा हुआ है गेट के ऊपर, क्या वो हर एक इंसान को अंदर आने देगा? जो हो सकता है आपके घर में चोरी करने आए हो, नहीं, आपके घर को नुकसान देने आए हो, नहीं, आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। तो आपने उस गेट कीपर को बताया होगा भाई इस इंसान को अंदर आने देना है, इस ऑर्गेनिज्म को अंदर आने देना है, इसको नहीं आने देना है क्योंकि ये नुकसान देगा। ओके, तो इट मीन्स वो अंदर आने भी देगा बाहर जाने भी देगा, लेकिन उन्हीं लोगों को जो उनको नुकसान नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल। क्यों? बिकॉज इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, सबका नहीं, सम मटेरियल, कुछ चीजों को अंदर बाहर आने से रोकेगा। अगर हम बात करें इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये क्या है? ये दो प्रोसेसेस हैं, ये क्रियाएं हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल में, माइक्रोब में, सब में होती है। तो ये क्या प्रोसेस है? तो डिफ्यूजन तो सिंपल आप सबको पता होगा। अगर आप एक इंक ड्रॉप लो, पानी में डाल दो, तो आप उसको हिलाओगे तो देखोगे उसमें इंक डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी, मिलना शुरू होगी, घुल मिलना शुरू हो जाएगी। कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। चीनी जो होती है जब पानी में डालते हो तो उसको मिक्स करते हो तो चीनी कंसंट्रेटेड है और पानी डाइल्यूट है, वो भी मिक्स होना शुरू हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप घर में अगरबत्ती चलाते हो तो वो जो धुआं होता है उसका वो कहाँ पे जाता है? हाई से लो की तरफ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। चाहे समझ, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं जिसमें डिफ्यूजन लगता है। तो सेल के अंदर भी तो डिफ्यूजन होगी। सेल में भी तो कोई चीज हो सकती है बड़ी टॉक्सिक है, नहीं चाहिए, वो ज्यादा मात्रा में उसको बाहर जाना है, या बाहर कोई चीज है वो अंदर आनी चाहिए, तो वो किस प्रोसेस है? वो इन्हीं प्रोसेस से आती है, दैट इज डिफ्यूजन से। या फिर ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट होगी डिफ्यूजन के उलट। यहाँ पे मूवमेंट जो होगी वो होगी फ्रॉम दैट इज लो कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो आप गैसेस की भी होती है, वो सॉलिड की भी होती है और लिक्विड की भी होती है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बीच में होती है। ओके, तो अब ये कंसेप्ट में अगर पूरा समझाऊंगा तो मुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा इसको आपको। सो ऑस्मोसिस भी मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस के बीच में मेम्ब्रेन भी होगी। यहाँ तक आया समझ? सो ये प्रोसेस जो होते हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, उसके लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करती है ताकि चीजें अंदर बाहर जा सके। फोर्थ आ गया कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो नेचुरल बात है, कोई भी चीज किसी न किसी से बनी होगी। अगर कोई दीवार ही है, जहाँ तो मिट्टी से बनी होगी, जहाँ तो ईंटों से बनी होगी, जहाँ तो पत्थर से बनी होगी। सो दैट मे बी कंसिस्ट ऑफ सैंड, दैट मे बी कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स और मड, किसी न किसी से बनी होगी। तो ये वॉल जो है ये बनी है दो चीजों से, एक होता है प्रोटीन और एक होती है क्या? लिपिड्स। तो दो होगी ना, लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलेयर। ओके, तो इसके थ्योरीज भी हैं बहुत सारी, इस सैंडविच थ्योरी है और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो प्रूफ करती है भाई यहाँ पे ऐसी लेयर भी है। सो दिस इज द स्मॉल कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। होप करूंगा ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड, हमारा अगर थोड़ा सेल से अंदर चलते हैं, मीन्स आपके घर के अंदर की तरफ चलते हैं,
वॉल को हमने क्रॉस कर लिया, परमिशन ले ली, किससे? आपके घर के बाहर जो गेट कीपर था, भाई हमें जाने दो, आपके घर वालों ने से आपके न्यूक्लियस ने बुलाया हुआ है, हम चले गए अंदर, एंट्री ले ली। अब अंदर जाके क्या मिलेगा? तो जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर पूरे घर में पानी ही पानी है, एक बैलून है उसके अंदर पानी ही पानी है, और उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को जो पूरे सेल के अंदर है उसको क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। अच्छा विजुलाइज करो कि आप एक बैलून के अंदर जा रहे हो, तो बैलून का जो बाहर का लेयर है वो हो गया मेम्ब्रेन, और जैसे आपने उसके अंदर एंटर किया, कहाँ से? ऊपर वो हमने धागा खोला, बीच में डाल दिया आपको, आप पानी में तैर रहे हो ना, स्विमिंग कर रहे हो। सो वो जो लिक्विड है वो क्या है? वो है साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म को कोर बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, साइटोप्लाज्म इज थिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, मैंने पहले बोला पानी तो होगा ही होगा, फ्लूइड तो पानी से ही बनेगा ना, उस पानी के अंदर साल्ट भी होते हैं बहुत सारे, प्लस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, दैट फिल द सेल्स। मतलब आप सेल के अंदर जैसे एंटर करते हो तो वहां पे अंदर फ्लूइड ही फ्लूइड है, एंड दैट फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ वाटर, एंड इनसाइड द वाटर देयर इज साल्ट, एंजाइम्स, ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ ही साथ वहाँ पे प्रोटीन्स होगा, और भी बड़ा सारी चीजें होंगी, ओके, मिनरल्स होंगे, ये सब मिलते हैं, मिलके बन जाता है एक फ्लूइड, थिक फ्लूइड बन जाता है, उस थिक फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन, मींस ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड जो सारे का सारा घेरा होता है इसमें, इनमें अगर सेल मेम्ब्रेन कटती है तो जो बाहर फ्लूइड आएगा वो क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म ही होगा, सिंपल सी बात है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, न्यूक्लियस ऑफ द सेल सराउंड बाय द साइटोप्लाज्म, तो दैट इज आल्सो सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। इट मींस सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म और बाहर मेम्ब्रेन। सो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो भी फ्लूइड होगा सब फ्लूइड को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब बात आता है कि साइटोप्लाज्म फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ रूल है यहाँ पे, या सॉरी कुछ इनको रोल दिया गया। तो साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है? तो नेचुरल फ्लूइड है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनको मूवमेंट के लिए भी कुछ चाहिए, उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ से ही चीज़ें मूवमेंट होंगी, बोल सकते हैं साइक्लोसिस होएगा, बड़े सारे प्रोसेस होते हैं जिससे एक सेल ऑर्गेन को दूसरी चीज पहुंचाई जाती है। तो बिना साइटोप्लाज्म के कभी भी सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है सेल के अंदर, तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो घर का मुखिया है, हेड है, जिसको हम इस घर के अंदर मिलने जा रहे हैं, वो कौन है? दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जिसके बिना बोले कोई काम हो ही नहीं सकता इस सेल के अंदर, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द सेल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, दैट इज ए स्मॉल राउंडेड एंड मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे साथ साथ डायग्राम भी है, आपके नोट्स भी हैं, और मैं साथ में पूरा का पूरा एक एक लाइन को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं क्या है ए स्मॉल राउंडेड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ ऑल सेल। तो मोस्टली ये सेंटर में ही होते हैं, लेकिन प्लांट के जो सेल होते हैं उनमें ये थोड़ा साइड पे होता है। तो कहने को एक ग्राउंडेड स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सेल के हिसाब से बड़ा स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग होता है कि इसके आगे पीछे, ध्यान से देखो, इसके आगे पीछे एक मेम्ब्रेन है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और कहाँ पर होता है? सेंटर के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आप देखो, दैट इज फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोला, तो इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, समझा गया? और उस फ्लूइड को नाम दिया गया दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब फ्लूइड, तो न्यूक्लियोप्लाज्म मींस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा। यहाँ तक आ गया समझ? तो सबसे बाहर आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देख रहे हो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखो बिल्कुल क्लियर का यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ अंदर जो है एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी फ्लूइड के अंदर आप देखोगे बहुत सारा धागे की तरह स्ट्रक्चर, देखो बाहर भी आए हुए। ये जो बाहर धागे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, और ये होता है आपका दैट इज डीएनए। और ये डीएनए जिसके अंदर है दैट इज द क्रोमोसोम्स। इट मींस इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि भाई आगे जो जनरेशन है वो कौन से जीन्स लेके आएगी, तो यही जीन्स होते हैं वो आगे कैरी ऑन करेंगे, ओके। सो डीएनए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वन, प्ले सेंटर रोल इन सेलुलर एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन। आ गया ना वही,
तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की एक्टिविटीज के लिए, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे प्रोटीन बन रही है, चाहे कोई चीज टूट रही है, कोई एंजाइम बन रहा है, कोई हार्मोन बन रहा है, जितने भी चीजें बनती है आपकी बॉडी के अंदर, उसको बनाने वाला कौन है? दैट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर है। तो जब ये कंडेंस हो जाएगा तो हम इसको नाम दे देंगे कि ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ओके, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, और उस डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। तो फिर से सुने, जीन्स आपने नाम सुना हुआ है कि हमने अपने मम्मी पापा से जीन्स लिए हैं। हमारे अंदर जीन्स कहाँ से? मम्मी पापा की। वो जीन बेसिक यूनिट है किसका? डीएनए का। और डीएनए किसके अंदर है? दैट इज क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम वो किसकी फॉर्म है? कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन की। एक लंबा सा धागा, उसको इकट्ठा कर दो, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। और उसी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होंगे? दैट इज डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होगा? दैट इज बेसिक यूनिट जीन्स। आया समझ? तो ये था आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या काम करता है, मैंने आपको काम भी बता दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आप जो कैरेक्टर भी मम्मी और पापा से लेते हैं, दैट इज एगेंस्ट फॉर्म से आते हैं, वो क्या है? वो क्रोमोसोम ही है। 23 मम्मा से, 23 पापा से, 46 आपके अंदर है। तो वो कहाँ से हैं? वो डीएनए से ही आए हैं, और इसी आपके न्यूक्लियस के अंदर ही ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये था हमारा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ ही हमने किया साइटोप्लाज्म, अब हमने किया न्यूक्लियस।